नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, राजघाट, वाराणसी। दिस इज वीक नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 51, रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ अर्ली चालुक्य। इस लेक्चर में हम अर्ली चालुक्य के रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर फेज, रॉक कट केव टेम्पल, स्ट्रक्चर टेम्पल, जिसमें कि टेम्पल स्ट्रक्चर फेज में हम टेम्पल को दो भागों में विभाजित करते हैं, क्लासिफाइड इनटू टू फेज, रॉक कट जिसको केव टेम्पल भी कहा जाता है, स्ट्रक्चर टेम्पल जो कि संरचनात्मक मंदिर के नाम से जाना जाता है। देन की फीचर्स ऑफ अर्ली चालुक्यन रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसमें हम अर्ली चालुक्य रॉक कट आर्किटेक्चर के की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। देन जोग्राफिकल लोकेशन, देन रॉक कट केव टेम्पल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम रॉक कट केव टेम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि बादामी, द अर्ली चालुक्य बादामी, जिसे वातापी के नाम से भी जाना जाता है, इनका टाइम पीरियड है 535 टू 758 CE AD। और इनके कार्यकाल में हम देखते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, जो कि ऐहोल, बादामी, जिसमें कि ऐहोल, बादामी, पट्टादकल, महाकूट, यहाँ पर हमें विशेषतः मंदिर के एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं, उनके उदाहरण प्राप्त होते हैं। अर्ली चालुक्य बादामी देखते हैं कि जो बादामी के प्रारंभिक चालुक्य थे वह 2 शताब्दियों तक दक्कन पर पूरा अपना प्रभुत्व स्थापित किया, यानी उन्होंने पूरी तरह से हेल्ड स्वे ओवर द डेक्कन ओवर पीरियड ऑफ 2 सेंचुरी। इनका लगभग 2 शताब्दियों तक इनका पूरा प्रभाव यहाँ पर रहा। देयर हिस्टोरी पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल फॉल्स इन 2 फेज। इनको अगर हम बांटें ऐतिहासिक, राजनीतिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक दृष्टि से, तो इसको 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला कि पुलकेशिन द्वितीय की पराजय तक, यानी शासन के प्रारंभ से जब तक पुलकेशिन द्वितीय रहा, लगभग 642 AD तक, यानी पुलकेशिन द्वितीय का जब तक शासनकाल था। देन पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य से लेकर कीर्तिवर्मन सेकंड के अंत तक चालुक्य का 2 फेज हमें दिखाई देता है, जिनको भी हम चालुक्य के नाम से जानते हैं। तो ये 2 फेज हमें दिखाई देता है, एक पुलकेशिन द्वितीय तक, एक पुलकेशिन द्वितीय के बाद उसके पुत्र से लेकर कीर्तिवर्मन द्वितीय तक चालुक्य का फेज बटा हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि जो चालुक्य की इतिहासों से अब तक ये हमें दिखाई देता है कि टाइम पर इनके कैपिटल, देयर कैपिटल केप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर इन्होंने अपनी राजधानियां बदली। उनको राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से उन्हें जो भी सुटेबल लगा, उनको राजधानियों को उन्होंने बदला। इसमें पहला कैपिटल वॉज ऐहोल, पहला ऐहोल दिखाई देता है। देयर आफ्टर बादामी, देन पट्टादकल ऑल्सो बिकेम देयर कैपिटल, यानी ऐहोल, बादामी और पट्टादकल इनकी प्रमुख राजधानियों के रूप में जानी जाती हैं। और यहाँ पर जो हमें जो वास्तुगत संरचना दिखाई देती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल हियर वॉज ऑल्सो डन इन द सेम ऑर्डर। यही सेम ऑर्डर इनके टेम्पल स्ट्रक्चर फॉर्म में भी हमें दिखाई देता है, फर्स्ट इन ऐहोल, देन इन बादामी एंड फाइनली इन पट्टादकल, यानी कि हमें ऐहोल, बादामी और पट्टादकल क्रमशः हमें इनकी संरचनाएं दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें कि लगभग उसी समय जब उत्तर भारत में एट अबाउट द सेम टाइम व्हेन द गुप्ता स्टाइल टेम्पल वर बीइंग बिल्ट इन द नॉर्थ सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, जब नॉर्थ में गुप्त शैली मंदिरों को बना रही थी, उसी समय साउथ इंडिया में ऐहोल में चालुक्य राजा भी अपने मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। यानी दोनों का जो फेज है कि उत्तर भारत में जब गुप्त सम्राट था और दक्षिण भारत में ऐहोल में चालुक्य राजा अपने मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। यहाँ पर जो चालुक्य स्टाइल हमें दिखाई देता है, उसके 2 कैटेगरी में हम देखते हैं, अर्ली चालुक्य टेम्पल एंड लेट चालुक्य, यानी कि प्रारंभिक चालुक्य और उत्तरकालीन चालुक्य, जिसमें कि जो प्री चालुक्य के राजा थे वो प्री चालुक्य ने बिल्ड टेम्पल्स ऑफ द्रविडियन डिजाइन एंड नागरक्रिय, यानी कि जो पहले वाले थे वो द्रविड़ और नागर, जिनको हमने पहले भी अपने लेक्चर में बात किया था कि
इन दोनों का फेज जब मिक्स होता है उसको बेसर शैली के नाम से जानते हैं, यानी हाइब्रिड, इस तरह संकर, इन नामों से जाना जाता है, जिनको चालुक्य शैली भी बोला जाता है। तो ये इन लोगों जो प्रारंभिक जो चालुक्य थे उन्होंने जो अपने मंदिरों को बनवाया उनको द्रविडियन डिजाइन एंड नागरक्रिय यानी कि दोनों का मिश्रण रूप यानी चालुक्य शैली, बेसर शैली कहा जाता है। दिस न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल ब्लूम्ड इन एहोल एंड बादामी ऑफ धारवाड़ इन द 6th सेंचुरी। तो हम 6th सेंचुरी में देखते हैं कि धारवाड़ में, एहोल और बादामी में ये और ज़्यादा पल्लवित प्रफुल्लित हुई। देन इसका अगर हम कैसे विकसित फॉर्म हम देखते हैं तो 7th सेंचुरी में पट्टादकल में इसका विकसित फॉर्म हमें दिखाई देता है, यानी विकसित स्वरूप दिखाई देता है। उसके बाद पुष्ट चालुक्य में नगर विन्यास एंड द्रविडियन स्टाइल में 10th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के मध्य पुष्ट चालुक्यों ने अपने मंदिरों का निर्माण कराया, और यह जो चालुक्य थे ये पहले की चालुक्य की तुलना में बहुत ज़्यादा परिष्कृत, बहुत ज़्यादा रिफाइंड नज़र आने लगे, जो कि हम अभी चालुक्य की जब मंदिरों को देखेंगे तो हम उनके डेवलपमेंट फेज को भी देखेंगे, किस प्रकार प्रारंभिक चालुक्य के मंदिर थे और किस प्रकार से जब ये रिफाइंड हुआ, जब अपना विकसित स्वरूप में आया तो हमें पोस्ट चालुक्य के मंदिर किस का आर्किटेक्चर कैसा दिखाई देता है। बट इट रियली मैच्योर्ड ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ होयसल किंग, और बाद में ये पूरी तरह से विकसित जो स्वरूप है हमें होयसल राजाओं के द्वारा बनवाई गई मंदिरों में इसका परिष्कृत फॉर्म यानी कि पूरी तरह से डेवलप फॉर्म हमें दिखाई देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर फेज, यानी मंदिर डेवलपमेंट का जो फेज है उसमें हम देखते हैं कि चालुक्य रीजन में 2 फेज हमें दिखाई देता है। रॉक कट आर्किटेक्चर यानी कि रॉक कट केव टेम्पल्स, यानी पहाड़ों में जो मंदिरें बनी हैं, मंदिरों का जो हमें एग्जाम्पल दिखाई देता है वो, और दूसरे स्ट्रक्चरल टेम्पल यानी संरचनात्मक। जब ये पहाड़ों से निकलकर संरचनात्मक रूप पे आए तो इनको दूसरे फेज में रखा जाता है। की फीचर्स ऑफ अर्ली चालुक्यन रॉक कट आर्किटेक्चर, मूलतः इन प्रारंभिक चालुक्य के जो रॉक कट आर्किटेक्चर उनके की फीचर्स क्या हैं, इनके मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, जिस आधार पे हम इनको देखते हैं। पहला, रिलीजियस इन्फ्लुएंस। इन आर्किटेक्चर में हमें हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म का एक फ्यूजन रिलीजियस ट्रेडिशन दिखाई देता है, यानी यहाँ पे हमें हिंदू मंदिर भी मिलते हैं, बौद्ध मंदिर भी दिखाई देते हैं, जैन से संबंधित, यानी यहाँ पर एक फ्यूजन धार्मिक कह सकते हैं संभावता यहाँ पर प्रदर्शित होती है। मोनोलिथ क्रिएशन, टेम्पल और केव वर कार्व्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक एम्फसाइजिंग प्रिसिजन्स एंड स्किल, यानी कि मोनोलिथ क्रिएशन का यहाँ पर हमें रूप दिखाई देता है कि कैसे पत्थरों को काट कर, सॉलिड रॉक को काट कर उसको कार्व किया गया है, उस पर बहुत सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की गई और इनसे उनकी स्किल, उनकी परिपक्वता जो दर्शित होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर अद्भुत उदाहरण दिखाई देता है। स्कल्पचर डिटेल, यानी यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं, जो मूर्ति, उस पर हमें एलोब्रेट कार्विंग ऑफ डेटी, यानी यहाँ पर जो मूर्तियाँ जो मिली है उस पर बहुत अच्छी जटिल नक्काशीदार कार्विंग की गई है जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय दिखाई देता है। मैथोलॉजिकल नरेटिव एंड ऑर्नामेंटल मोटिव अडॉर्न द स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर बहुत सारे पौराणिक कथाओं के बारे में बहुत सारे अलंकृत दृश्य दिखाई देते हैं, मोटिव से यहाँ पर नजर आते हैं, तो इन सब का बाहुल्यता हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इनोवेटिव स्टाइल, अर्ली चालुक्यन रॉक कट मोन्यूमेंट से इनका किस प्रकार से सिंपल रॉक से इनका इनोवेटिव स्टाइल, यानी कि इनका एक इनोवेटिव स्टाइल यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार ये रॉक कट टेम्पल्स बनाते बना सिंपल रॉक से शेल्टर टू मोर सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चरल टेम्पल, यानी कि किस तरह से स्ट्रक्चरल टेम्पल की तरफ विकसित हुए और यहाँ पर केव से निकलकर इनका संरचनात्मक मंदिर के फेज में इनका इनोवेशन दिखाई देता है, जिसको हम इनोवेटिव स्टाइल के रूप में देख सकते हैं। अब हम इनकी जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो बादामी केव टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द टाउन ऑफ बादामी इन द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ कर्नाटक इंडिया। भारत के कर्नाटक के उत्तरी मध्य में बादामी शहर की में बादामी केव टेम्पल स्थित है। ये आप देख सकते हैं जो कि कर्नाटक का ये पोर्शन है और यहाँ पर बादामी, देन यहाँ एहोल जो इनका जोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पर दिखाया गया है।
यहाँ जो हमें केव टेम्पल्स दिखाई देते हैं मेनली हमें एहोल और पट्टादकल में दिखाई देते हैं, और जिनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड विरासत संरक्षण की मान्यता भी प्राप्त है। और यहाँ पर मूलतः हमें रॉक कट में दो के बारे में पता चलता है, जो कि बादामी और एहोल। अब हम बात करेंगे रॉक कट यानी केव टेम्पल्स, यानी पत्थरों में जो काट कर जो टेम्पल्स बनाए गए हैं उनके बारे में हमें दो जगह उदाहरण मिलते हैं, एहोल और बादामी। आर्किटेक्चरल फॉर्म में जब हम रॉक कट टेम्पल की बात करते हैं तो चालुक्यों का इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। चालुक्य एक अपनी महत्वपूर्णता को दर्शाते हैं, और बादामी और एहोल में चट्टान को जो काट कर वास्तुकला का जो अद्भुत उदाहरण हमें जो दिखाई देता है वो हमें बादामी और एहोल में दिखाई देता है। और यहाँ पर प्रारंभ में चट्टान आश्रय से लेकर अधिक जटिल आधुनिक जो वास्तुकला है उसमें एक कह सकते हैं ट्रांजेक्शन का फेज दिखाई देता है कि किस तरह से रॉक शेल्टर से बनते बनते मंदिर बनने लगे, इसका एक ट्रांजेक्शन फेज यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलोब्रेट, बहुत ही विस्तृत नक्काशीदार यहाँ पर टेम्पल बनाए जाते थे, उनका भी उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बादामी और एहोल में जो गुफाएं काटकर मंदिर का फॉर्म दिया गया था, मंदिर बनाए गए थे, उनमें बादामी में केव 1, केव 2, केव 3, केव 4 ये हमें बादामी में प्राप्त होते हैं, एंड एहोल में रावण फाड़ी एंड मेना बस्ती, ये दो मुख्य रॉक कट टेम्पल हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। बादामी केव टेम्पल्स जो कि मेनली रिप्रेजेंट करता है प्रारंभिक हिंदू टेम्पल को, और यहाँ पर हमें हिंदू मंदिरों का सबसे प्रारंभिक उदाहरण प्राप्त होता है। इसके साथ ही एहोल के मंदिरों के साथ मिलकर मलप्रभा नदी घाटी को मंदिर वास्तुकला के उद्गम स्थल में इसको परिवर्तित किया गया, मलप्रभा रिवर को, और इनटू क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि कह सकते हैं कि मंदिरों का जो विकसित स्वरूप यानी क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि बहुत सारे मंदिरों का एक समूह, मंदिरों का एक कैरेडल यहाँ पर दिखाई देता है हमें। और इन एहोल मंदिरों के साथ मिलकर ये मलप्रभा नदी घाटी को इसका उद्गम बनाया, जिसके बाद में भारत के अन्य स्थानों पर हमें हिंदू मंदिरों के घटकों का प्रभाव दिखाई देने लगा। कहने का मतलब है कि एहोल और बादामी जहाँ से हमें केव टेम्पल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है, और एहोल यहाँ से मंदिरों का उद्गम यानी मंदिरों की वास्तुकला में हमें एक संचार कह सकते हैं कि दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे बादामी टेम्पल्स की। बादामी, जिसका अनदर नाम है ऑफ एंशिएंट वातापी के नाम से भी इसको जाना जाता है, 6th सेंचुरी में चालुक्यों की ये कैपिटल थी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एहोल, बादामी और पट्टादकल इनकी मुख्य राजधानियां थी। There are many temples here similar to the early temple of Dravidian style, but a group of pillar chamber built like cave temples on the hill slope is especially noteworthy. कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो बादामी केव टेम्पल, बादामी जिसको वातापी के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम वातापी है, और 6th सेंचुरी BC में चालुक्यों की ये राजधानी थी। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल जो है उस द्रविडियन स्टाइल में यानी कि द्रविड़ शैली की तरह ही समान रूप से दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, लेकिन but a group pillar chamber built like cave temples on the hill slope is especially noteworthy. कहने का तात्पर्य है कि पहाड़ी का जो ढलान है वहाँ पर गुफा मंदिरों की तरह यहाँ पर स्तंभ युक्त कक्षों का समूह यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और इनमें हमें 3 ब्राह्मण टेम्पल और 1 जैन टेम्पल का उदाहरण दिखाई देता है। ये जो चारों टेम्पल हैं ये एक स्पेशल पाथ से कनेक्टेड है, यानी इन चारों जो एक केव टेम्पल है ये एक दूसरे से एक स्पेशल पाथ से कनेक्टेड है, और लगभग सभी मंदिरों के सामने 4 दीवारी से घिरा एक बड़ा प्रांगण तथा प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां दिखाई देती है, एंड स्टेयरकेस टू रीच द एंट्री विजिबल, यानी इन सब के पास पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है। Their external and internal outline is similar, यानी कि जो इनकी बाह्य और आंतरिक संरचना है वो बिल्कुल एक ही तरह है, जिसमें कि
3 मेन संरचनात्मक प्लान है, यानी 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है पिलर्ड बरामदा, दूसरा है लार्ज पिलर्ड हॉल जिसको सभा मंडप भी कहते हैं, और तीसरा है स्मॉल स्क्वायर सैंक्टम सैंक्ट्रोम यानी कि छोटा वर्गाकार गर्भगृह। बादामी के मंदिरों की वास्तुकला का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय तक ब्राह्मण मंदिरों का निर्माण योजना पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, was not fully developed till that time, यानी उस समय तक इनका विकास पूरी तरह से हमें नहीं दिखाई देता है। और उसके स्तंभयुक्त कक्षों की निर्माण योजना भी व्यवस्थित नहीं थी, यानी कि कंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ दियर पिलर चैम्बर इज नॉट सिस्टमेटिक, यानी वहाँ भी जो इनके कक्ष थे वो भी सिस्टमेटिक ढंग से हमें नहीं दिखाई देते हैं। दे अपीयर ब्रोकन एट द एंड, यानी जो अंत में भी ये कुछ टूटे हुए ब्रोकन दिखाई देते हैं। संभव है कि उनके निर्माण में कोई ऐसी पूर्व निर्धारित योजना नहीं थी, यानी इट्स पॉसिबल दैट देयर वॉज नो प्री डिटरमाइंड प्लान फॉर दियर कंस्ट्रक्शन, यानी कोई पूर्व योजना उस समय तक निर्धारित इन लोगों ने नहीं की थी। Hence, due to lack of proper guidance, inconsistency is visible in the structure. जो इनके स्ट्रक्चर में पूरी तरह से विजिबल होता है कि लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस की, और ये पूर्ण अविकसित रूप से हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे केव 1 की। केव 1 जो कि उत्तर पश्चिम पार्ट ऑफ हिल के ग्राउंड लेवल से लगभग 59 फीट यानी अप्रॉक्स 18 मीटर की ऊंचाई पर है, और यहाँ पर पहुँचने के लिए स्टेप बने हुए थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप एंड डिपिक्ट कार्विंग ऑफ ड्वारिफ फिश गन। यहाँ पर छोटे छोटे ड्वारिफ फिश यानी बामन के रूप में गनों का अलंकार, डिफरेंट पोस्चर एज इफ दे होल्ड द केव फ्लोर। हमें केव के फ्लोर पे विभिन्न प्रकार के इन वामन छोटे छोटे वामन फिगर्स हमें दिखाई देते हैं, जो पूरे जगह इनकी कार्विंग की गई है। द बरांडा विथ एन इनर मेजरमेंट, उसका जो आंतरिक जो माप है वो 70 फीट अप्रोक्स 21 मीटर बाय 60 फीट अप्रोक्स 20 मीटर है। हैज 5 कॉलम स्कल्प्टेड विथ रिलीफ्स ऑफ फ्लावर गार्लेंड्स, फॉइलेज एंड ज्वेलरी, जिनका अलंकरण फ्लावर गार्लेंड और ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पे जिस तरह से अलंकरण किए जाते हैं वैसे यहाँ पर इनको स्कल्प्टेड यानी अलंकरण करते हुए दिखाया गया है। ये इसका एंट्रेंस है केव 1 का, और आप जैसा कि मैंने बताया कि स्टेयर से होते हुए इसके अंदर जाया जाता है, और ये रॉक देख सकते हैं कि इस विशाल रॉक से किस प्रकार से इसको कट करके यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्कल्पचर हमें दिखाई दे रहा है इसके एंट्रेंस पे, जिसमें आपको बाद में डिटेल में भी दिखाएंगे, और यहाँ पे भी एक स्कल्पचर हमें दिखाई दे रहा है। तो बाहर यानी मुख्य जो है एंट्रेंस जो है वहाँ पे भी हमें इनके स्कल्पचर्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्कल्पचर्स जो कि यहाँ पे हमने बात की, ये एंट्रेंस में, और ये इनके लेफ्ट साइड में यहाँ पर है, ये शिव तांडव करते हुए नटराज जो शिव का रूप है यहाँ पर दिखाया गया है। ये जैसे ही एंट्रेंस करेंगे टू द राइट ऑफ द एंट्रेंस, उनके दाहिने तरफ है। ये 5 फीट टॉल एंड 18 आर्म, 9 इन लेफ्ट एंड 9 ऑन राइट। इसमें 18 यानी 18 हैंड्स का कॉन्सेप्ट दिखाया है, जो कि इनके बाएं और दाहिने तरफ यहाँ पर है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जिस पोजीशन में ये है और अरेंज इन ज्योमेट्रिक पैटर्न और इन फॉर्म दैट एक्सप्रेस द डांस पोजीशन, ये अपने डांस पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और अबाउट 9 बाय 9 इक्वल 81, यह इसको आप जिस भी एंगल से यानी कि जिस भी हैंड को आप दो तरफ से मिलाएंगे आपको एक एंगल नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर 81 पोस्चर यहाँ पर दिखाई देगा, यानी 81 पोस्चर भगवान शिव के मुद्रा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और अरेंज इन ज्योमेट्रिक पैटर्न, इनको पूरी तरह से ज्योमेट्रिक पैटर्न पे बनाया गया है। 18 आर्म एक्सप्रेस नाट्य मुद्रा, यानी कि जो नाट्य शास्त्र में जो मुद्राएं होती हैं उनका यहाँ पर वर्णन हमें दिखाई देता है कि आप जिस भी दो हैंड को मिलाएंगे वो एक नई मुद्रा के रूप में यहाँ पर सामने आएगी। तो आप देख सकते हैं कि कार्विंग कितने दिग्गज, कितने स्पेशलिस्ट होंगे इस कार्य को बनाने में कि उन्होंने 9 बाय 9 हैंड से इसको 81 मुद्रा में कन्वर्ट किया, यानी उनके पोस्चर यहाँ पर 81 पोस्चर नृत्य के दिखाई देते हैं। और यहाँ
यहाँ पर सम होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज ड्रम्स एंड फ्लैम टॉर्च, ए सर्पेंट, ट्रीडेंट एंड एक्स, जो कि भगवान शिव का होल्ड है, यानी कि त्रिशूल और डमरू और उनके साथ ये नाग का चित्रण। तो ये भगवान शिव के सिंबल हैं, जो उनके साथ नंदी और यहाँ पर गणेश का भी अंकन दिखाई देता है, और ये उनके त्रिशूल और ये उनका ट्रिडेंट और एन एक्स कुल्हाड़ी। तो ये भगवान शिव के मूलतः जो उनके ऑब्जेक्ट उनके साथ रहते हैं उनका है, और ये नटराज पोजीशन में यहाँ पर उनको दर्शाया गया है। ये महिषासुर मर्दिनी है, जिनको चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं के साथ दिखाया गया है, और ये स्कल्पचर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद हमें एक और अन्य महत्वपूर्ण फिगर यहाँ पर दिखाई देता है, अर्धनारीश्वर, यानी भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें कि भगवान पार्वती के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उनको दिखाया जाता है, जब भगवान शिव और पार्वती। तो यहाँ पर भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, और यहाँ पर जो नंदी बुल जो कि भगवान शिव का वाहन है, और यहाँ पर एक के साथ स्केटल भृंगी यानी भृंगी का चित्रण किया जाता है, जो भगवान शिव के साथ उनके गण के रूप में होता है। भृंगी जो साधु है उसकी कार्विंग जो यहाँ पर की गई है, अगर ये देखा जाए तो इसमें हमें एंटोमी ऑफ द नॉलेज एंड एंटोमी के नॉलेज के बारे में पता चलता है, एडवांस नॉलेज के बारे में, कि कैसे हमारे जो शरीर के आंतरिक यानी स्केलेटन, कैसे आंतरिक भाग है उनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। कि जो भृंगी है वो पूरे दुबले पतले फॉर्म में है, पूरी स्केलेटन फॉर्म में यहाँ पर दिखा, यानी यहाँ पर उसकी बॉडी के स्कल्स, रिब और बोन ऑन हैंड और लेग, यानी कि उसके हाथ पे ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्केलेटन, यानी कि वहां पर उसके अंदर के हड्डियां दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर उसके रिब्स दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको क्लोज तरीके से दिखा जाए तो कहने का तात्पर्य है कि उनको एंटोमी की भी नॉलेज थी कि किस प्रकार हमारे शरीर का जो आंतरिक भाग है वहाँ पर कैसे हमारे आंतरिक जो पोस्चर हैं, जो बोन्स हैं, रिब्स हैं, वो कैसे दिखते हैं। वो हम इस भृंगी के चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसा हमारा, जैसे एक्सरे करने पे जिस तरह से हमारे शरीर का आंतरिक भाग दिखाई देता है, वैसा यहाँ पर उन्होंने भृंगी के रूप में चित्रण किया है। कि वन में ही हमें हरिहर यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप, जिनको हरिहर कहा जाता है, ये लगभग 7.7 फीट है, और स्कल्पचर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इन दोनों के ही लेफ्ट और राइट साइड में भगवान लक्ष्मी और भगवान पार्वती जो इनकी पत्नियां हैं, उनको भी यहाँ पर उनका चित्रण किया गया है। भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त रूप हरिहर, और यहाँ पर लक्ष्मी और पार्वती का यहाँ पर चित्रण किया गया है, जो कि गॉडेस लक्ष्मी पार्वती इनके दोनों लोगों के अगल बगल हैं। ये चालुक्य बीट्स हैं जिनका अलंकरण हमें इन मंदिरों पे दिखाई देता है। एक ये है गज भीरू सभा। इन जो स्कल्पचर्स को देखने से यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेंट और बुल का एक साथ, यानी 2 एनिमल्स को एक में दिखाएगा। एक एंगल से आप देखेंगे तो एनिमल, और एक एंगल से देखेंगे तो वृषभ। ये अत्यंत ही कह सकते हैं कि एक अद्भुत उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है कि 2 बॉडी में एक फिगर, और दोनों को 2 एंगल से देखने पे एक तरफ एलिफेंट और एक तरफ बुल नजर आता है। तो इन सारे स्कल्पचर्स को देखने से हमें पता चलता है कि ये कितने उत्कृष्ट कलाकार थे जिन्होंने इस तरह की कलाकृतियां बनाई हैं। इस मंदिर के सीलिंग पे हमें नागराज दिखाई देते हैं, जहां यहाँ पर क्लोज फिगर हमने दिखाया है। तो आप देख सकते हैं सीलिंग में भी इनकी कार्विंग कितनी अच्छी होती थी। ये वॉल है और वॉल पे ये फिगर बनाया गया है जो यहाँ पर क्लोज रूप में दिखाया गया है। तो सीलिंग में भी यहाँ पर नागराज की कार्विंग की गई है। तो हमने यहाँ पर मंदिरों के अलग अलग पार्ट में विभिन्न कार्विंग को दिखाने की कोशिश की है कि उन्हें कितनी तरह की मतलब कितनी उत्कृष्ट कार्विंग, कितनी जटिल नक्काशी करने का जो हमें एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई देता है, उसको आप इन मंदिरों में देख सकते हैं। नेक्स्ट है केव 2। केव 2 इज अबव एंड टू द ईस्ट ऑफ द केव 1 एंड फेस नॉर्थ। वह उत्तर दक्षिण की तरफ देखता हुआ उसके साथ इस केव के ऊपर है। और इट वॉज क्रिएटेड इन द लेट 6th और अर्ली 7th सेंचुरी। ये लगभग 7th सेंचुरी के प्रारंभ और 6th सेंचुरी के समय एडी में बना था। ये लगभग सिमिलर है केव 1 की तरह, बट समवॉट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लोर प्लान, बट इट डेडिकेटेड प्राइमरी टू विष्णु। ये भगवान विष्णु को डेडिकेट
किया गया है, यानी भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई है। इसका जो मेन हॉल है केव का 33.33 फीट, अप्रोक्स 10.16 मीटर वाइड, एंड डीप 23.583 feet, approx 7.18 meter, and 11.33 feet, approx 3.45 meter हाइट है। तो ये इसका मेजरमेंट है मेन हॉल का, एंड सपोर्टेड बाय 8 स्क्वायर पिलर इन 2 रो, यानी 2 रो में 8 स्क्वायर पिलर, वर्गाकार पिलर है जो इनको सपोर्ट दिए हैं। द रूफ ऑफ दिस हॉल हैज पैनल फिल्ड विथ बेस रिलीफ कार्विंग। उसमें बहुत तरह की जटिल नक्काशी का पैनल पे हमें रूफ पे, पैनल पे बहुत सारी जटिल नक्काशियां दिखाई देती हैं। केव 2 इज रिच्ड बाय क्लाइंबिंग 64 स्टेप फ्रॉम द फर्स्ट केव, यानी पहले केव से लगभग 64 स्टेप्स है जो कि हम केव 2 में पहुंचते हैं। द केव एंट्रेंस इज बरामदा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर पिलर विथ एंड्स एंड हाफ पिलर्स, ऑल carved out of the monolithic stone face. The pillar had decorative carving with fringe of the ganache with various facial expression. जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इस केव पे हमें मेनी ड्राफ्ट की फिगर हमें विथ वेरियस एक्सप्रेशन, उनके बहुत सारे एक्सप्रेशन के साथ हमें इन गनों के फिगर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। On the 2 sides of the entrance are standing द्वारपाल्स holding flowers and weapons. इनके दोनों तरफ द्वारपाल हैं जो कि फ्लावर, फूल और वेपन्स को होल्ड किए हुए हैं। तो ये हमें केव 2 की संरचना पता चलती है। ये केव 2 है जहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिलर हम बताया कि पिलर ने होल्ड किया है, 4 पिलर, ये यहाँ पर दिखाई देता है। जो मिनिएचर जो कि ड्राफ्ट की बात करें कि वामन रूप की और विभिन्न ये आप देख सकते हैं कि उनका ये फिगर ऐसे पूरे मंदिरों में इनकी कार्विंग की गई है। ऐसे बहुत सारे वामन रूप में, बौने रूप में इनका फिगर हमें दिखाई देता है पूरे मंदिर पे। और जो बाहर डोर पे जो द्वारपाल की बात हो रही है कि ये यहाँ पर उनका चित्रण किया गया है। तो ये केव 2 का एंट्रेंस है जिनको दिखाया गया है। यहाँ पर हमें एक वरा जो ये जो केव टेम्पल है ये भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया, और यहाँ पर वरा का एक अलंकरण यहाँ पर दिखाई देता है जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतार में एक मुख्य अवतार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भूदेवी को वरा ने होल्ड किया है अपने, कह सकते हैं कि भगवान यहाँ पर बरा मोजल्स, यानी बरा अपने मोजल्स पे भगवान भूदेवी को होल्ड किया है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में एक मिसिंग पार्ट दिखाई देती है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वरा के मुख और भूदेवी में थोड़ा सा गैप नजर आता है, कि ये ऐसा लगता है कि वरा के मुख पे वो अपना हाथ रखने वाली थी, और ये कलाकार से थोड़ी सी कह सकते हैं त्रुटि हो, या यहाँ पर दिखाई देता है कि इनकी जो हर बॉडी बेंड्स टुवर्ड्स द बोर इन द ग्रेसफुली आर्क एज शी ड्रैप्स हर राइट आर्म ओवर द हैंड ऑफ बरा मुजल्स। यहाँ पर उन्होंने उसको, अपने हाथ को उसके मुख पे रखने की कोशिश की है। ये एविडेंट एरर ऑफ कार्विंग, मतलब कहा जा सकता है कि कोई त्रुटि रही होगी जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट केव 2 में जो फिगर है वह भगवान विष्णु का ही है, और त्रिविक्रम फेज में जो कि 3 स्टेप जो लेते हैं जब वामन अवतार लेते हैं और महाबली से जो कथा होती है उस फॉर्म को यहाँ पर दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वामन ड्राफ्ट जो कि छोटे छोटे यहाँ पर वामन रूप में पूरे मंदिर में हमें दिखाई देता है, जिसकी बात हमने की। और उनका एक्सप्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेरियस एक्सप्रेशन है जो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर इनको दिखाया गया है। तो ये उनका वामन अवतार यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, और उनके पग को यहाँ पर कि कैसे स्ट्रेच करके और उन्होंने पग रखने की कोशिश की है, तो ये यहाँ पर दर्शाया गया है। उनके साथ ही साथ मंदिर के निचले भाग में हमें इन ड्राफ्ट का, इन वामनों का फिगर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि हमने बात की कि इन मंदिरों की सीलिंग पे भी बहुत तरह की जटिल नक्काशी की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये सीलिंग पे कार्विंग है जहां पर स्पोक को फिश, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तीलियां फिश के रूप में दिखाई गई हैं, तो स्क्वायर फ्रेम में। तो यहाँ पर और ये इनका जो फ्रेम है वो स्क्वायर फ्रेम है। तो ये कार्विंग हम देख सकते हैं कितना सुंदर जटिल नक्काशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट केव 3
earliest dated Hindu temple in the Deccan region. Facing north, cave 3 is 60 step from cave 2 at the higher level. Cave 2 से लगभग 60 स्टेप के बाद cave 3 में जाते हैं. Cave 3 veranda is 70 feet, approx 21 feet in length, with an interior width of 65 feet, approx 20 meter. It has been sculpted 48 feet, approx 15 feet deep into the mountain, and added square shrines at the end extends the cave 12 feet further inside. The veranda, approx 7 feet, approx 2.1 meter wide, and has 4 freestanding carved pillars separating it from the hall. The cave is 15 feet, approx 4.6 meter high. It is supported by 6 pillars. इसको 6 पिलर से सपोर्ट इसको किया गया है. Each measuring 2.5 square feet. इसका जो मेजरमेंट है 2.5 स्क्वायर फीट है. It is dedicated to विष्णु. ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट केव है इस कॉम्प्लेक्स का, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्विंग दिखाई देती है. बहुत ही सुंदर यहाँ पर नकाशीदार कार्विंग हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जिसमें कि भगवान विष्णु की भी मूर्तियां, जिसमें त्रिविक्रम, अनंतशयना, वासुदेव, वराह, हरिहर, नरसिम्हा, भगवान विष्णु के विविध रूपों में उनका यहाँ पर कार्विंग अलंकरण दिखाई देता है. दिस इज नरसिम्हा अवतार विष्णु सेविंग प्रहलाद, जो कि नरसिम्हा अवतार है. यहाँ आप देख सकते हैं नरसिम्ह का मुख, और जो कि भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार बताया जाता है. यहाँ पर किस तरह से इसकी कार्विंग और कितना सुंदर जो बॉडी पार्ट है और उस पे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, उन सब की कार्विंग आप देख सकते हैं. उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर भगवान का अवतार से उनके यहाँ पर चतुर्भुज को दिखाया गया है, और यहाँ पर उनके ऑर्नामेंट्स की कार्विंग कितनी सुंदर, कितनी स्मॉल बिट्स भी नजर आ रही है, वो दिखाई गई है. नेक्स्ट, भगवान विष्णु मेडिटेटिंग ऑन शेषनाग. यहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग ये है, और शेषनाग पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर शेषनाग जो कि उनके सर के पीछे शेषनाग का अलंकरण है. और आप देख सकते हैं कि ये स्टोन जो है यहाँ पर, वो कितनी अच्छी इसकी कार्विंग और इसकी फिनिशिंग दिखाई दे रही है, और उसके आंतरिक भाग में भगवान विष्णु का ये अलंकरण है. तो आप इस मंदिर को देखने से आपको पता कि इनकी कार्विंग जो थी वो किस प्रकार डेवलप हो रही है. जो पहले हम लोग बात कर रहे थे मंदिरों में कि किस तरह मंदिर में हमें डेकोरेशन दिखाई थे, और यहाँ पर वो कार्विंग कितनी फाइनेस्ट तरीके से नजर, परिष्कृत रूप से यहाँ पर नजर आ रही है. केव 4 लोकेटेड इमीडिएटली नेक्स्ट टू एंड ईस्ट ऑफ द केव 3. ये केव 3 के पूर्व भाग में है. केव 4 फ्लोर इज सिचुएटेड अबाउट 10 feet लोअर एंड इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4. इट इज डेडिकेटेड टू तीर्थंकर. ये एक जैन केव है, तीर्थंकर को डेडिकेट किया गया है, रिवर्स फिगर जैनिज्म. और इट वॉज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द फर्स्ट 3, यानी पहले तीनों के बनाने के बाद इसको बनाया गया. इसका लगभग जब इसको 11th से 12th सेंचुरी के बीच में इसको बनवाया गया होगा. और यहाँ पर 5 बेड एंट्रेंस विथ 4 स्क्वायर कॉलम में नजर आता है, each with brackets and capitals. To back of this veranda is a hall with 2 standalones and 2 joint pillar. यहाँ पे 2 joint pillar दिखाई देते हैं. The first access is veranda 13 feet, approx 9.4 meter long by 6.5 feet, approx 2 meter wide, extending to 16 feet, 4.9 meter deep, गहरा है. From the hall, steps lead to the sanctum which is 25.5 feet, 7.8 meter, और wide extends to depth of 6 feet, यानी approx 1.8 मीटर. यानी कि गर्भगृह के साथ जो लगभग 25 फीट और उसके साथ एक्सटेंड करते हुए वो 6 फीट डेप्थ में गई है. ये आपको फिगर के साथ और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा. इसके साथ ही साथ इस केव में मेजर कार्विंग जो हमें दिखाई देती है वो बाहुबली, पार्श्वनाथ, महावीर, ये तीनों जैन तीर्थंकर हैं, विथ सिंबॉलिक डिस्प्ले ऑफ द अदर तीर्थंकर्स. यानी कि महावीर को कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पार्श्वनाथ को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका अलंकरण यहाँ पर किया गया है. बाहुबली इज स्टैंडिंग इन कायोत्सर्ग मुद्रा, मतलब पोस्चर. कायोत्सर्ग पोस्चर अब मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया था कि जो जैन
इन जैनिज्म कायकसर मुद्रा वो अपने दोनों हाथ को फ्री हैंड यानी कि पूरी तरह से मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाने के लिए, यानी किसी तरह का बंधन ना हो, उस मोड में, उस पोस्चर में वो अपने हाथ को पूरी तरह से स्टैंडिंग पोज में और हाथ को नीचे के खुले हुए हाथ उनके पंजे होते हैं, उसको कायकसर मुद्रा कहा जाता है। उस पोस्चर में उनको दिखाया गया है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर पार्श्वनाथ को 5 हेडेड कोबरा हुड, यानी भगवान पार्श्वनाथ, उनके पीछे कोबरा जिनके 5 मुख हैं। महावीर रिप्रेजेंटेड सिटिंग ऑन ए लॉयन थ्रोन, महावीर को यहाँ पर लॉयन के थ्रोन पर बैठे हुए दिखाया गया है। दिस इज पार्श्वनाथ, जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पर कोबरा सर्प के साथ पार्श्वनाथ को दिखाया जाता है विथ 5 हेडेड कोबरा हुड। यहाँ पर 5 उसके मुख हैं जो पार्श्वनाथ के ऊपर दिखाया गया है। नेक्स्ट, बाहुबली इज स्टैंडिंग इन कायकसर मुद्रा। दिस इज कायकसर मुद्रा, अपने हाथ को पूरी तरह नीचे किए हुए, पूरी तरह से खुले हुए स्टैंडिंग पोजीशन में, और वाइन्स रैप्ड अराउंड हिज लेग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इनको घेरे हुए हैं और यहाँ पर ये कायकसर मुद्रा में यहाँ पर खड़े हैं। देन बात करेंगे रॉक कट केव टेम्पल्स ऑफ एहोल। रॉक कट टेम्पल्स में हमें एहोल में भी हमें रॉक कट टेम्पल्स दिखाई देते हैं। कर्नाटक की एहोल में चट्टानों को काट कर मंदिरों को बनाया गया और ये प्रारंभिक चालुक्य के अंतर्गत आते हैं। ये लगभग 6 से 8 सेंचुरी सीई के मध्य इन एहोल रॉक कट टेम्पल्स को बनाए गए। एहोल इज कंसिडर्ड द क्रेडल ऑफ अर्ली टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि एहोल को मंदिर वास्तुकला का एक उद्गम स्थान माना जाता है कि यहाँ से अनेक कह सकते हैं प्रयोगात्मक जो डिजाइन थी उसका सम्मिश्रण यहाँ पर दिखाई देता है। यानी पहले के जो फेज थे उनसे यहाँ पर और भी अधिक परिष्कृत और भी अधिक कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक रूप में यहाँ पे मंदिर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। रिफाइंड फॉर्म में अगर देखें तो चालुक्य में हमें यहाँ के मंदिर दिखाई देते हैं। प्रारंभिक चालुक्य में हमें रॉक कट टेम्पल्स स्पेशली एहोल में जो हमें नजर आता है उसमें दिखाई देता है कि इन ठोस चट्टानों को जटिल रूप से काट कर जो बनाने का कार्य एहोल में है। और इसके बाद जो द स्टाइल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रिकर्सर्स टू द लेटर डेवलपमेंट इन द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। कहने का तात्पर्य यह है कि इस शैली को भारतीय मंदिर वास्तुकला में बाद के भारतीय मंदिर वास्तुकला की विकास में इसको अग्रदूत माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने मंदिर को और भी ज्यादा संरचनात्मक रूप से और भी ज्यादा परिष्कृत रूप से जो लाने का फॉर्म किया वो एहोल को जाता है। इसके साथ ही साथ क्योंकि मौर्य और सातवाहन को जो प्रारंभिक जो केव टेम्पल्स हमें दिखाई देते हैं जो कि पूर्णतः विच आर ऑफन सिंपल एंड अस्थिर, यानी कि पूरी तरह से सरल और सादगीपूर्ण से जो प्रारंभिक मौर्यन और सातवाहन केव्स बने थे वो सरल और सादगीपूर्ण से बनाए गए थे। लेकिन ये बाद के यानी परिवर्ती फेज के जिनको चालुक्यों ने इंट्रोड्यूस किया वो पूरी तरह से मोर एलोबरेटेड एंड डेकोरेटिव फीचर्स, इनको और भी ज्यादा जटिल नक्काशीदार दिखाया जाता है। इसमें रावण पहाड़ी केव वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक कट केव टेम्पल्स इन एहोल, जो कि दुर्गा मंदिर परिसर से उत्तर पूर्व में स्थित है। और ये मंदिर का जो टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी। The entrance has an eroded fluted column and seated Nandi facing the temple sanctum, यानी कि जो मंदिर का मुख्य गर्भगृह है उसके सम्मुख नंदी फेसिंग नंदी देखता हुआ वहां पर नंदी का चित्रण है। और उसके साथ ही कई अन्य छोटे छोटे स्मॉल मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पर अदर्स दिखाई देते हैं। गुफा के अंदर 3 चौकोर मंडप हैं। यहाँ पर Inside the cave are 3 near square mandap और the innermost featuring the शिवलिंग, और जो सबसे अंदर का जो मुख्य भाग वो शिवलिंग है connected to the entrance mandap by a rectangular space। वह एक आयताकार स्पेस से मुख्य द्वार यानी जिसको मंडप कहा जाता है उससे कनेक्टेड है। इस रावण पहाड़ी केव के जो एंट्रेंस है वहां पर प्रत्येक साइड में एक गार्जियन यानी एक द्वारपाल बैठे हुए दिखाए गए हैं
देन ऑन द लेफ्ट इज एन इमेज अर्धनारीश्वर, और उनके बाईं तरफ एक अर्धनारीश्वर की छवि है जो पुरुषत्व, बाएं तरफ शिव और दाएं तरफ पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुष की जो समानता का भाव है वो भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। दिस इज रावणफाड़ी, जिस एंट्रेंस की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एंट्रेंस, और बाहर यहाँ पर दो मूर्तियां बनी हैं जो कि एंट्रेंस पे ही है। ये नंदी जिसका मुख गर्भगृह की तरफ है, इसके साथ ही साथ अन्य जो स्मॉल यहाँ पर स्तंभ से और उनके फ्लोर बनाए गए हैं, यानी लाइक मंडप यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो ये रावणफाड़ी केव का स्ट्रक्चर है, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से पहाड़ी को काट कर और इस मंदिर को, इसमें मंदिर का फॉर्म बनाया गया है। देन अर्धनारीश्वर जिनकी बात हम कर रहे थे कि भगवान जो कि बाहर एंट्रेंस पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पार्वती का भाग और ये भगवान शिव का भाग यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि अर्धनारीश्वर पोज में इनको बताया जाता है। दिस इज विष्णु एंड लक्ष्मी विथ गरुण ऑन रावणफाड़ी सीलिंग। ये रावणफाड़ी का सीलिंग है जिसमें भगवान विष्णु, इनके मुकुट से पहचाना जा सकता है कि भगवान विष्णु का मुकुट इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। भगवान विष्णु इस तरह से मुकुट वेयर करते थे, और यहाँ पर उन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी और गरुण का अंकन यहाँ पर दिखाया गया है। देन है मेना बस्ती। मेना बस्ती जो कि यह एक जैन मंदिर है, इट इज अ जैन टेम्पल, और यहाँ पर इस क्षेत्र में कई जैन मंदिरों में ये एक है जो चालुक्य के शासन के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों का सह अस्तित्व को दर्शाता है। यानी कि रिलीजियस जो कम्युनिटीज है वो यहाँ पर को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, यानी कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उसकी को एग्जिस्टेंस को यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ हिंदू, जैन, इन सब की सम्मिलित रूप से जो मंदिरों का यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में हमें दिखाई देती है। यह जो टेम्पल है वो रेक्टेंगुलर सेंक्टम से, यानी कि आयताकार इसका गर्भगृह है, और इस काल के जैन मंदिरों की जो विशेषता है, जहां पर जैन तीर्थंकरों के इंट्रिकेटेड कार्विंग, अब जैन तीर्थंकर, यहाँ पर जैन तीर्थंकर की जटिल नकाशीदार कार्विंग की गई है। यह जो टेम्पल है वो बस्ती स्टाइल में, टिपिकल बस्ती स्टाइल में बनी हुई है, और इस जैन टेम्पल को जो श्राइन एंड पिलर्ड हॉल, यानी कि जो जैन टेम्पल है वो एक प्रकार से सामान्य हॉल और आयताकार बरामदे से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इट कंसिस्टेड ऑफ गर्भगृह, 2 साइड चेंबर, 2 तरफ चेंबर, अ कॉमन हॉल, रेक्टेंगुलर बरामदा। द रॉक कट टेम्पल इज हाउस ऑफ जैन आइकोनोग्राफी विथ इट्स 2 सेला कंटेन इमेजेस। और चट्टानों को काटकर बनाया गया यह मंदिर जैन प्रतिमा का एक घर दिखाई देता है, जिनके 2 कक्षों में प्रतिमाएं हैं। महावीर इज द मेन सेल ऑफ द त्रिकुटाचल केव, त्रिकुट केव के में महावीर की है। द लॉर्ड इज सीटेड इन अर्ध पद्मासन विथ हेड रेस्टेड ऑन द लैप इन ध्यान मोड, वह ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। मेन सेल में त्रिकुट केव में महावीर बैठे हुए हैं, और यह द लॉर्ड इज सीटेड अर्ध पद्मासन, यानी अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। ध्यान मोड में उनका जो सिर है वो गोद में है, गोद में रखा, मतलब गोद में उनका सर रखा हुआ है। ऑन द राइट सेल ऑफ द लॉर्ड पार्श्वनाथ इज फाउंड स्टैंडिंग इन संपद मोड, यानी भगवान पार्श्वनाथ जो कि संपाद मोड में है। द हैंड आर सस्पेंडेड, हाथ लटके हुए हैं। ही इज न्यूड अ दिगंबर, दिगंबर में नग्न मुद्रा में वहां पर दर्शाया गया है। उनके साथ उनके अटेंडेंस हैं धरेंद्र एंड पद्मावती, उनको दर्शाया गया है। और द डोर वे इज गार्डेड बाय द्वारपालक्स हु होल्ड लोटस फ्लावर इन दियर हैंड। उनके जो मेन गेट पे हैं द्वारपाल हैं जो अपने हाथों में कमल के पुष्प लिए हुए हैं। और द वॉल ऑफ द हॉल ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल सेल इज डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, और दीवारों का जो कक्ष और हॉल है दोनों वो दीवार पर मूर्तियों से वो पूरी तरह से सजी हुई हैं। द वन ऑन द राइट साइड डिपिक्ट्स अ गॉड ऑफ वेल्थ इन द त्रिभंग विथ पद्म इन द राइट हैंड। दाईं ओर दीवार में त्रिभंग मुद्रा में
गॉड ऑफ वेल्थ यानी धन के देवता कुबेर को दर्शाया गया है और जिनके दाहिने हाथ में पद्म है। तो ये कार्विंग हमें मीना बस्ती के एहोल केव में दिखाई देती है। ये इसका एंट्रेंस द्वार है मीना बस्ती का और इसके अंदर जो इंटीरियर है उसमें हमें कार्विंग, जो पार्श्वनाथ की बात करते हैं संपाद मोड में, यहाँ पे पार्श्वनाथ हैं जो कि इनको संपाद मोड में दर्शाया गया है। महावीर इन सीटेड पोजीशन इन सेंट्रल सेंट्रम, गर्भगृह में यहाँ पर भगवान महावीर यानी वो अपने सीटेड पोजीशन यानी बैठी हुई मुद्रा में उनको दर्शाया गया है सिटिंग पोजीशन में। तो ये अभी तक हमने देखा कि एहोल में जो हमें केव टेम्पल्स मिलते हैं उसमें मुख्यतः रावण फाड़ी और हमें मीना बस्ती केव टेम्पल्स के बारे में दिखाई दे। जो मीना बस्ती जैन टेम्पल है जिसमें कि तीर्थंकरों के हमें मूर्तियां मिलती हैं उनकी विभिन्न मुद्राओं के साथ। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्ली चालुक्य में रॉक कट केव टेम्पल्स के क्या फीचर्स हैं, उसमें कैसी कार्विंग की गई थी। अब तक हमने इस प्रकार हमने इसका स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारा है कि अर्ली चालुक्य टेम्पल में 2 फेज में मंदिरों को बताया गया है, रॉक कट केव टेम्पल्स एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रारंभिक चालुक्य वंशी राजाओं ने संरचनात्मक मंदिरों को बनवाया और उनके उदाहरणों के बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।